जी अस्सलाम वालेकुम। मेरे चैनल मुर्शद में आप सबको खुशामदीद। चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो अगर आपको पसंद आती है तो लाइक करना मत भूलिएगा। जी 26 जनवरी की जो मार्केट की परफॉर्मेंस रही उसके ऊपर हम लोग बात करेंगे। लेकिन जिस तरह से हमारी पहली रूटीन चल रही थी कि हम पूरे दिन की जो भी फाइनेंशियल मार्केट के हवाले से जो भी न्यूज़ थी पहले उसको हम कवर करते हैं और उसके बाद फिर पाकिस्तान स्टॉक मार्केट और फिर टेक्निकल और फिर म्यूचुअल फ़ंड की इंडस्ट्री के हवाले से जो भी अपडेट्स हैं हम उनके ऊपर बात करेंगे। और कोशिश इसमें करेंगे कि जो क्रिप्टो मार्केट है उसकी अपडेट के ऊपर भी डिटेल में कोशिश करेंगे कि डिस्कशन करें। जो भी मार्केट की 24 आवर्स की ट्रेडिंग हिस्ट्री रही, टॉप लेवल के ऊपर बिटकॉइन ने कैसा परफॉर्म किया, ओवरऑल क्रिप्टो के जो मेजर कॉइन्स हैं उनके ऊपर बात करेंगे। उस हवाले से जो टेक्निकल लेवल के ऊपर जो भी चार्ट्स होंगे या न्यूज़ होगी, कोशिश करेंगे कि जी उसको भी कवर करें। अच्छा जी, तो चलते हैं। सबसे पहले पाकिस्तान की परफॉर्मेंस तो आपको पता ही है। आज मार्केट सारा दिन ऊपर रहने के बाद लास्ट आवर में मार्केट जो है वो कोलैप्स कर गई थी, जो कि एक इंडिकेटर था कि इंटरेस्ट रेट जो है वो हो सकता है कि वो गिर भी जाए। पर्सनली जब ये मार्केट नीचे जा रही थी तो मुझे ब्लफ़ की सूरत हाल लग रही थी, लेकिन जो मेरे कस्टमर्स हैं, मेरे जिनके साथ मैं कॉन्ट्रैक्ट में हूँ, उनको मैंने कह दिया था कि आप अपनी प्रॉफिट टेकिंग ज़रूर करें और एग्ज़िट कर जाएं। दोबारा से मार्केट में मौका मिल जाएगा, हम दोबारा से एंट्री कर लेंगे। और हुआ भी ऐसे ही कि इंटरेस्ट रेट जो मॉनेटरी पॉलिसी है मार्केट में, उसकी एक्सपेक्टेशन ये थी कि इंटरेस्ट रेट गिरने वाला है। मैंने कल भी आपसे ज़िक्र किया था 0.75% से 1.5% तक की एक्सपेक्टेशंस थी कि इंटरेस्ट रेट माइनस में जाएगा, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ और इंटरेस्ट रेट सेम रहा। उसके ऊपर डिस्कशन करते हैं। चलते हैं जी पाकिस्तान की आज के दिन में जो भी फाइनेंशियल मार्केट के हवाले से, जो भी पॉलिटिकल लेवल के हवाले से जो भी न्यूज़ रही उनको कवर करते हैं। अच्छा जी, जैसे मैं आपसे बात कर रहा था कि पाकिस्तान की आज मॉनेटरी पॉलिसी की अनाउंसमेंट थी, तो स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने एक सरप्राइज़ ही कह लें, एक सरप्राइज़ एलिमेंट था, क्योंकि एक्सपेक्टेशंस थी यही, जैसे कि मैंने पहले बताया आपको कि ये थी कि मॉनेटरी पॉलिसी में जो कट लगेगा वो 0.75 से लेकर 1.5% तक का एक्सपेक्टेड हो सकता है। लेकिन ऐसा हुआ नहीं और इसके बरअक्स हुआ ये कि स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने मॉनेटरी पॉलिसी के अंदर किसी भी किस्म का कट नहीं लगाया और इसको अनचेंज रखा। अच्छा, अब इस सूरत हाल के अंदर जब भी मार्केट में किसी भी चीज़ की एक्सपेक्टेशंस होती हैं और एक रियलिटी, ये दो डिफरेंट चीज़ें हैं। जब एक्सपेक्टेशंस हों कि कोई भी चीज़ होने वाली है, सिर्फ इंटरेस्ट रेट की बात नहीं है, और भी चीज़ें, हम ओवरऑल इन चीज़ों के ऊपर बात करेंगे, तो मार्केट उसका इम्पैक्ट पहले ही ले चुकी होती है। अगर किसी चीज़ की एक्सपेक्टेशन ना हो और वो चीज़ हो जाए और वो नेगेटिव हो तो मार्केट नेगेटिव जाएगी, और अगर वो चीज़ पॉजिटिव हो तो मार्केट पॉजिटिव जाएगी। जिस तरह अभी एक्सपेक्टेशन ये थी कि इंटरेस्ट रेट जो है वो गिरेगा, लेकिन इंटरेस्ट रेट नीचे गिरा नहीं, अनचेंज रहा, जो कि अनएक्सपेक्टेड था और एक नेगेटिव न्यूज़ थी, जिसकी वजह से मार्केट ने आज नेगेटिव ट्रेंड, क्लोजिंग के टाइम पे नेगेटिव ट्रेंड दिखाया। कल का दिन भी हो सकता है कि मार्केट प्रेशर के अंदर हो। उसके अलावा और काफ़ी एलिमेंट्स हैं, ईरान और अमेरिका का भी एक टसल चल रहा है, तो थोड़ा बहुत प्रेशर एक्सपेक्टेड है इस वीक के अंदर। आल दो अगर वीकली बेसिस के चार्ट्स को देखें, जैसे कि हम आगे जाके टेक्निकल में बात भी करेंगे, मैं इन बिटवीन भी उसका जिक्र करता जाऊंगा ताकि आपको भी याद रहे, आप भी उस चीज़ को फोकस करें, कि मैं चार्ट्स को इन बिटवीन न्यूज़ के साथ भी कनेक्ट करता रहूँगा ताकि आपकी अंडरस्टैंडिंग भी साथ होती जाए। अच्छा, उसमें हुआ ये कि वीकली चार्ट तो पॉजिटिव है, जो कि पॉजिटिव ट्रेंड दिखा रहा है। अभी मंडे एज अ फर्स्ट डे अगर नेगेटिव हो गया है तो इसका इम्पैक्ट मार्केट ले लेगी 1-2 दिन के अंदर। कल ही चीज़ें क्लियर हो जाएंगी 3 बजे से पहले पहले, और फर्दर सिचुएशन उसके बाद होगी। फॉर द टाइम बीइंग ये प्रेशर था, और प्रेशर की वजह से जो इम्पैक्ट आया वो नेगेटिव आया मार्केट में, और मार्केट भी नेगेटिव वाली साइड पे मूव कर गई। अच्छा जी, आईएमएफ की रिपोर्ट के हवाले से थोड़ा सा डिस्कस करते हैं कि याद होगा आपको लास्ट टाइम आईएमएफ की रिपोर्ट में आईएमएफ का कहना था कि पाकिस्तान की जो जीडीपी ग्रोथ रहेगी इस साल में, फाइनल ईयर 2026 में, वो रहेगी जी कि 3.2% उनका कहना था, और ये उनकी प्रोजेक्शन थी। लेकिन पाकिस्तान के जो इकोनॉमिस्ट हैं, जो एक्सपर्ट्स हैं, उनका कहना ये है
कि पाकिस्तान की जो जीडीपी ग्रोथ है वो 2.5% से 3% के दरमियान में रहेगी। अगर 3% भी अचीव करता है पाकिस्तान अपनी जीडीपी ग्रोथ को, तो फिर भी पाकिस्तान 0.2% से मतलब लैग करेगा, और जो प्रोजेक्शन आईएमएफ ने दी है वो पूरी नहीं कर पाएगा। उसके अंदर काफ़ी चीज़ें हैं, एक्सपेंसेस हैं, गवर्नमेंट के मामलात हैं, जिस वजह से जो इकोनॉमिस्ट हैं वो उनका कहना है कि पाकिस्तान उस जीडीपी ग्रोथ को अचीव नहीं कर पाएगा। अच्छा जी, पाकिस्तान और यूएई के दरमियान रिसेंटली मीटिंग हुई है। डार साहब वहाँ पे गए हैं। उन्होंने मीटिंग की है। एतिसालत एक कंपनी है, एतिसालत मैनेजमेंट, जो कि जिनके साथ डिस्प्यूट चल रहा है पाकिस्तान टेलीकम्युनिकेशन का, पीटीसीएल का। समझ लें कि उन्होंने कुछ एक पेमेंट है जो पाकिस्तान की उनकी तरफ पेंडिंग है, $799 मिलियन की, एक अच्छी ह्यूज अमाउंट है। और उसके एवज़ पाकिस्तान टेलीकम्युनिकेशन जो है उसने उनको कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं, इनका आपस का डिस्प्यूट है, जिसको रिज़ॉल्व करने के लिए डार साहब वहाँ पे गए और उनकी मैनेजमेंट से भी मिले। ये पूरा आर्टिकल आप यहाँ पे स्टडी कर सकते हैं, जिसको मैंने अभी आपसे वीडियो बनाने से पहले पहले ही इसको स्टडी किया है। ये सिंपल पहले पैराग्राफ के अंदर इस मीटिंग का जिक्र है कि दोनों कंपनीज़ के दोनों जो नुमाइंदे हैं दोनों कंट्रीज़ के, उनकी आपस में मीटिंग हुई, और उसमें जो डिस्कशन हुई वो यही थी कि आपस की जो ताल्लुकात हैं उनको मज़बूत बनाया जाए, और जो प्रीवियस पाकिस्तान के पीटीसीएल के और एतिसालत के जो इश्यूज़ चल रहे हैं उनको एज़ सून एज़ पॉसिबल रिज़ॉल्व कर लिया जाए। तो पीटीसीएल की समझ लें कि ये जो एक इशू है, अगर ये रिज़ॉल्व हो जाता है तो पीटीसीएल को एक अच्छी खासी अमाउंट भी मिल जाती है। मतलब जो इसका इशू है वो भी रिज़ॉल्व हो जाएगा। और अगर आप इसकी शेयर प्राइस को देखें तो शेयर प्राइस में भी एक अच्छा बूस्ट आएगा। और बाकी हम उसको पीटीसीएल को आज स्टडी करेंगे। मुझे यकीन है कि वो टॉप 10 नहीं तो 20 टॉप शेयर्स के अंदर ज़रूर होगा आज के दिन में। तो उम्मीद है कि इस मीटिंग का कोई फ्रूटफुल नतीजा निकलेगा और $799 मिलियन की पेमेंट पाकिस्तान को मौसूल हो जाएगी। अच्छा जी, टी बिल्स के अंदर जो 16 दिन के अंदर पाकिस्तान को इन्वेस्टमेंट मौसूल हुई है, फ़ॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट भी आप कह सकते हैं, फ़ॉरेन इन्वेस्टमेंट भी कह सकते हैं, वो काफ़ी अच्छी है। 114 मिलियन डॉलर्स की इन्वेस्टमेंट पाकिस्तान ने मौसूल की है। टी बिल्स ऑक्शंस होते हैं, और वो आप डेली बेसिस पे मंथली बेसिस पे आप देख सकते हैं, आवरली बेसिस मंथली और क्वार्टरली, हाफ ईयरली, 9 मंथ्स और 1 ईयर के टी बिल्स के ऑक्शन होते हैं, और उसी हिसाब से उनके अंदर लोग इन्वेस्टमेंट्स भी करते हैं। जिस तरह अगर आप किसी म्यूचुअल फ़ंड के अंदर प्लेसमेंट करते हैं तो म्यूचुअल फ़ंड भी आगे इसी तरह के किसी न किसी कमर्शियल पेपर्स, स्कूक्स या इस्लामिक बॉन्ड्स के अंदर इन्वेस्टमेंट प्लेस करते हैं। आप इनको अपने तौर पे, ज़ाती तौर पे भी अगर कोई इंडिविजुअल है तो वो इन्वेस्टमेंट इसके अंदर प्लेस कर सकता है, इंडिविजुअल लेवल के ऊपर बाइंग कर सकता है। नॉर्मली स्टैंडर्ड चार्टर्ड के बारे में तो मैं जानता हूँ कि वो आपको ऑफ़र करते हैं, अगर वहाँ आपका अकाउंट है तो वो आपको इंडिविजुअल बेसिस के ऊपर कॉल करते हैं कि स्कूक्स की ये ऑप्शंस हैं, और 3 मंथ, 6 मंथ या 1 ईयर के जो स्कूक्स हैं वो अवेलेबल हैं, आप उसके अंदर इन्वेस्टमेंट प्लेस कर सकते हैं। तो ओवरऑल जो अभी इस टॉपिक के हवाले से है कि पाकिस्तान में जो फ़ॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट 16 डेज़ के अंदर आई है वो $114 मिलियन की है। अब ये जो इन्वेस्टमेंट्स पाकिस्तान के अंदर आती हैं, ये इसी वजह से आती हैं कि पाकिस्तान की इकॉनमी जो है वो थोड़ी स्टेबल लेवल के ऊपर है। फ़ॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट्स को आप इसी तरह कंपेयर करते हैं कि अगर वो उसका इनफ्लो पाकिस्तान के अंदर ज़्यादा है तो पाकिस्तान की इकॉनमी बुलिश साइन दिखाती है। अगर आउटफ्लो ज़्यादा है, पाकिस्तान से इन्वेस्टमेंट बाहर जा रही है, तो वो उसका मतलब ये है कि पाकिस्तान की जो इकॉनमी है वो स्टेबल सिनेरियो में नहीं है, और लोग अपनी इन्वेस्टमेंट बाहर लेके जा रहे हैं। फॉर द टाइमिंग अभी के टाइम पे ये है कि पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट लोग लेकर आ रहे हैं। ख़ास तौर पे पाकिस्तान की मनी मार्केट देख लें, इनकम मार्केट देख लें, और ख़ास तौर पे स्टॉक मार्केट के अंदर तो आपके सामने ही है कि पाकिस्तान स्टॉक मार्केट ने सिर्फ 1 साल के अंदर आलमोस्ट डबल हो चुकी है, जैसे मैंने अपनी लास्ट वीडियो में ज़िक्र किया था वीकली राउंड अप में। अच्छा जी, पाकिस्तान के मिनरल्स के हवाले से जो पाकिस्तान को कुदरती तौर पे पाकिस्तान में गिफ्ट्स ही समझ लें पाकिस्तान के लिए हैं, उसमें पूरी दुनिया का इंटरेस्ट है। यूएस ने भी अपना इंटरेस्ट जो है वो शो किया था, और उसमें पॉजिटिव न्यूज़ पाकिस्तान के हवाले से ये है कि यूएस काफ़ी हर्डल्स के बाद, काफ़ी मुश्किलें भी आईं, कुछ चीज़ें समझ लें कि बाहर के जो कंट्रीज़ हैं, दूसरी कंट्रीज़ हैं, उनकी तरफ से नहीं था कि पाकिस्तान और यूएस के दरमियान ये कॉन्ट्रैक्ट हो। लेकिन फिर भी इन तमाम नेगेटिव न्यूज़ के बाद यूएस का जो इंटरेस्ट है वो पाकिस्तान के मिनरल्स में काफ़ी ज़्यादा है।
और इसमें सिर्फ ऐसा नहीं है कि सिर्फ पाकिस्तान का फ़ायदा है, ऑब्वियसली यूएस का भी फ़ायदा है, उनकी कंपनीज़ का भी फ़ायदा है। जब इस तरह की कंपनीज़ पाकिस्तान के अंदर आकर मिनरल्स और इन तमाम चीज़ों के अंदर इन्वेस्टमेंट करते हैं, ओवरऑल जो भी मशीनरी तो ऑब्वियस ज़ाहिर सी बात है वही लगाते हैं और उन्हीं की कंपनी ये तमाम चीज़ें कर सकती हैं, तो दोनों कंट्रीज़ का फ़ायदा होता है, दोनों कंट्रीज़ के दरमियान ताल्लुकात जो हैं वो ज़्यादा मज़बूत होते हैं। जी, पाकिस्तान और कज़ाकिस्तान के दरमियान मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग जो है वो साइन होने जा रहा है $7 बिलियन का रेलवे कनेक्टिविटी के हवाले से। और प्रेसिडेंट ऑफ कज़ाकिस्तान जो हैं वो विज़िट करने वाले हैं पाकिस्तान 3 फरवरी 2026 को। और इसमें जो कनेक्शन जो भी एग्रीमेंट होगा वो ये होगा कि पाकिस्तान का जो रेलवे कनेक्टिविटी है उसको साउथ एशिया जो सेंट्रल एशिया है उसके साथ कनेक्ट किया जाएगा। अच्छा जी, फर्दर मोर इससे ये चीज़ भी होगी कि रीजनल कनेक्टिविटी भी होगी, जो कि पहले भी हम इसको डिस्कस कर चुके हैं। और दोनों कंट्रीज़ के दरमियान जो कोऑपरेशन है उसमें भी इजाफा होगा। ऑल दो ओवरऑल एक अच्छी चीज़ है कि पाकिस्तान के अंदर $7 बिलियन की इन्वेस्टमेंट जो है वो आई। अच्छा जी, बैक बैक टू द पॉइंट, पाकिस्तान स्टॉक मार्केट की आज की परफॉर्मेंस के बारे में बात करते हैं। यहाँ पे सिर्फ आज की परफॉर्मेंस शो हो रही है तो हम उसको डिटेल में डिस्कस करेंगे। और जो मुकम्मल फुल फ्लैज जो टेक्निकल डिस्कशन है वो हम SCS ट्रेड की जो वेबसाइट है वहाँ पे जाके करेंगे। अभी आज के दिन की जो परफॉर्मेंस है उसके बारे में बात की जाए तो आप देख सकते हैं कि आज का जो ग्राफ है वो यहाँ तक तो ठीक था, मार्केट के अंदर मोमेंटम नेगेटिव नहीं था, लेकिन नाल दो मार्केट में एक टेंशन वाली सिचुएशन थी कि मार्केट इसी लेवल के दरमियान अपनी लेवल को बरकरार रखी हुई थी। लेकिन जैसे ही आप देख सकते हैं 3 बजे के आसपास जाके मार्केट जो है, बल्कि 3 बजे से पहले ही मार्केट में प्रेशर आना शुरू हो गया और उसके बाद ये मार्केट का डाउन ट्रेंड स्टार्ट हो गया। अब उसमें मार्केट की जो इंटरनल या जो भी इनसाइडर न्यूज़ होगी उनको आइडिया होगा इन्वेस्टर्स को, बड़े इन्वेस्टर्स को, कि इंटरेस्ट रेट गिरने नहीं वाला है और उसी का नेगेटिव इम्पैक्ट भी मार्केट के अंदर फिर आया। अच्छा, मार्केट ने आज जो क्लोजिंग दी है वो 188 पॉइंट्स पे दी है, 188 587 पॉइंट्स पे दी है, 579 पॉइंट्स की नेगेटिविटी के साथ और 0.31% नेगेटिव रही। मार्केट ने आज के दिन जो हाई बनाया वो काफ़ी इम्प्रेसिव था, ऑल टाइम हाई है जी 191 1,91,000 का। और जो लो बनाया मार्केट ने वो 188,000 का था। और जो वॉल्यूम रहे वो भी अच्छे थे, लास्ट डे की तरह 400 मिलियन से अबव का वॉल्यूम आज के दिन भी रहा। अच्छा जी, एयरटेल डेट में जो चेंज रहा 64% रहा। और अगर हम देखें इसको, एक मिनट, हाँ जी, 1 ईयर का जो चेंज रहा है वो 64% है और जो एयरटेल डेट का चेंज है वो रहा है 8.35%। अच्छा, यहाँ पे आप अगर देख सकते हैं वो प्रेशर की जो मैं बात कर चुका हुआ हूँ, ये प्रेशर जो भी मार्केट के अंदर आया है वो उसी वजह से आया है। आल्दो यहाँ पे आपको बहुत ज़्यादा मार्केट नेगेटिव नज़र नहीं आएगी, सिर्फ 0.31% नेगेटिव है। लेकिन ओवरऑल अगर आप ट्रेंड देखें तो मार्केट ने अपना 191 का हाई बनाने के बाद मार्केट जो नेगेटिव हुई है। कल के दिन मार्केट में थोड़ी बहुत नेगेटिविटी एक्सपेक्टेड है, बहुत ज़्यादा प्रेशर नहीं होगा, लेकिन मार्केट अपना 188 का और 187 500 का लेवल अगर ब्रेक करती है तो फिर फर्दर आगे थोड़ा सा प्रेशर एक्सपेक्टेड है। लेकिन कल की सूरत हाल जो है वो 2-2:30 बजे तक क्लियर हो जाएगी, उसके बाद फिर हम देखेंगे कि मार्केट को किस तरह से लेकर चलना है। अच्छा जी, अब यहाँ पे थोड़ा सा मार्केट को नीचे लेकर चलते हैं और देखते हैं कि टॉप परफॉर्मर्स कौन कौन से रहे और उन्होंने किस तरह से परफॉर्म किया। पहले नंबर पे के इलेक्ट्रिक रहा। के इलेक्ट्रिक के बारे में येस्टरडे भी डिस्कशन हुई थी अपनी इन्वेस्टमेंट के जो टॉप 10 शेयर्स मैं समझता हूँ उनमें से एक के इलेक्ट्रिक भी है, लॉन्ग रन का प्लेयर है और बहुत बड़ी कंपनी है। अगर इसके डिस्प्यूट सोल्व आउट हो जाते हैं तो यकीन है मुझे ज़ाती तौर पे कि लॉन्गर रन के अंदर अगर PIA 3 रुपये से चलता हुआ 50 को टच कर सकता है अप्रोक्सीमेटली, तो के इलेक्ट्रिक भी एक ऐसा शेयर है जो लॉन्गर रन के अंदर एक अपनी हैसियत बना सकता है, 40-50 रुपीज़ को टच कर सकता है। अच्छा जी, सेकंड नंबर पे देखते हैं WTL। जो WTL हमेशा मैं कहता हूँ कि लॉन्गर रन के अंदर आप इसको अपनी बकेट की लिस्ट के अंदर ज़रूर रखें, वॉरेन बफेट की स्ट्रेटजी को ज़रूर फॉलो करें। लॉन्गर रन के अंदर ये आपको एक अच्छा रिटर्न दे सकता है। थोड़ा सा डीपली इसको स्टडी कर लेते हैं
मेन पेज पे आते हैं WTL के। अच्छा जी, आज के दिन मार्केट में वॉल्यूम में टॉप 10 में, टॉप 20 या 30 में तो ये रहता ही है। जो परफॉर्मेंस अगर देखें तो कोई बहुत ज़्यादा नेगेटिव परफॉर्मेंस नहीं थी, उसी जगह पे स्टक है काफ़ी टाइम से। लॉन्गर रन के अंदर अगर हम इसकी परफॉर्मेंस को इवेलुएट करें तो वॉल्यूम वाइज तो अच्छा वॉल्यूम था जी, 37 मिलियन का। और जो लो रहा 1.69, हाई 1.77 और ओपन हुआ था 1.75 पे। और जो क्लोजिंग दी है वो 1.71 पे दी है। यहाँ पे 52 वीक्स का अगर रेंज देखें तो वो बहुत इम्प्रेसिव है, 1.05 से लेके 2.41 का। इसका मतलब ये है कि 150%, 140, 135% का रिटर्न इसने एक 52 वीक्स की रेंज के अंदर दे चुका है। अच्छा जी, अब उसके बाद अगर हम देखें 5 साल की परफॉर्मेंस, तो 5 साल की परफॉर्मेंस को अच्छा आप देखेंगे आने वाले दिनों में भी कि मैं कई शेयर्स ऐसे होंगे जिनमें डेली बेसिस पे उनका टेक्निकल करूँगा, मतलब उसको डिस्क्राइब करूँगा, कोशिश करूँगा फंडामेंटल बेसिक सारी चीज़ों को, ताकि जो नए आने वाले लोग हैं जो पहली बार वीडियो देख रहे हैं उनको आइडिया हो कि वीडियो के अंदर हम किस तरह से बात करते हैं और किस तरह से चीज़ों को लेके चलते हैं। अच्छा, यहाँ पे ये बात मैं आपको बताता चलूँ, ये देखें, जब मैंने 5 ईयर का ग्राफ ओपन किया है तो तकरीबन ये 4 रुपीज़ से ऊपर का इसने हाई बना चुका हुआ है। और थोड़ा सा इसको हाईलाइट कर देता हूँ इस लेवल के ऊपर। और अब उसके बाद फिर जो लो इसने बनाया वो तकरीबन कोई इससे भी कम है, बल्कि आई थिंक 1 रुपये से कम का ही था। लेकिन यहाँ पे इस चीज़ को शो नहीं कर रहा, आई थिंक यहाँ पे शो करेगा। 1.15 का आप लो मान लें या इसके राउंड अबाउट 1 रुपये का भी लो मान लें। और जो हाई है वो 4 का, इसका मतलब ये है कि 3 टाइम्स रिटर्न इसने 5 सालों के ऊपर हाई में दिया है। और जो लो रहा है वो 1 रुपये का इसका लो रहा है। मेरी पर्सनल ओपिनियन ये है कि अगर ये 4 रुपये को क्रॉस करता है तो उसका ऑल टाइम हाई होगा पिछले 5 सालों में। उसके बाद अगले जो टारगेट्स हैं वो 9-10 रुपीज़ के हैं। ये हिस्टोरिकल डाटा के मुताबिक एक बेसिक इन्फॉर्मेशन है। बाकी कंपनी की प्रोफाइल को देखें तो ये है जी, कंपनी की टोटल मार्केट कैपिटलाइजेशन जो है, और जो शेयर्स फ्लोट हैं और जो फ्री फ्लोट शेयर्स हैं उनकी इन्फॉर्मेशन भी यहाँ पे आ गई। और यहाँ पे फ्री फ्लोट कितने परसेंट हैं ये चीज़ बहुत मैटर करती है। 85% जो शेयर्स हैं वो फ्री फ्लोटिंग में है, जो कि मेन रीज़न है कि कंपनी की शेयर प्राइस ऊपर नहीं जा रही। ये एक मैटर ऑफ कंसर्न भी है कि अगर इतने परसेंट लोग, जो पब्लिक है, आम पब्लिक एंटर है, उसके अंदर बड़ा इन्वेस्टर भी हो सकता है, छोटा भी हो सकता है, लेकिन 85% इन्होंने जो शेयर्स हैं वो फ्री फ्लोटिंग के अंदर दिए हुए हैं। जिसका मतलब ये है कि कंपनी के पास जो अपनी होल्डिंग्स है वो सिर्फ 15% है। और उस 15% से वो पूरी की पूरी कंपनी को मैनेज करना ऑब्वियसली मुश्किल होता है, जब 85% जो है वो फ्री फ्लोट लोगों के दरमियान पब्लिक के पास उसकी अथॉरिटी हो। ये वाला मैटर ऑफ कंसर्न है। आपने ये ज़रूर देखना है इन्वेस्टमेंट करने से पहले। मैं ज़ाती तौर पे रिस्क ले लेता हूँ, आप भी अगर रिस्क ले सकते हैं तो इन्वेस्टमेंट ज़रूर करें इसके अंदर। मेरी पर्सनल ओपिनियन दोबारा से मैं आपको बताता चलूँ, मेरे ज़ाती ख़्याल में ये जो शेयर है ये 50 रुपीज़ से कम का शेयर नहीं है। लेकिन आपने कोई भी इन्वेस्टमेंट प्लेस करनी है तो तमाम रिस्क फैक्टर को अपने माइंड में रखना है, फिर इन्वेस्टमेंट प्लेस करनी है। आजकल तो वैसे भी बुलिश साइन चल रहे हैं, तो ये जिसकी वजह से ऐसे शेयर्स भी मूव कर गए हैं जो कभी मूव किए नहीं थे। अच्छा जी, यहाँ पे फिर थोड़ा सा जब आप किसी भी कंपनी की प्रोफाइल को स्टडी कर रहे होते हैं पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज की वेबसाइट के ऊपर, तो यहाँ पे इसको जब आप स्क्रॉल डाउन करते हैं तो यहीं पे आपको फाइनेंशियल रिजल्ट्स दे देता है, बोर्ड मीटिंग्स के हवाले से इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। अदर्स में जब आप जाएंगे तो मटेरियल इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ पे शो अप हो जाएगी, जिसके अंदर कोई ना कोई पॉजिटिव या नेगेटिव कंपनी के हवाले से एक मेजर इन्फॉर्मेशन मटेरियल इन्फॉर्मेशन के अंदर इंक्लूडेड होती है। अच्छा जी, फाइनेंशियल रिजल्ट्स आई थिंक कल भी मैंने डिस्कस किए थे, दोबारा से इसको डिस्कस करते हैं शायद किसी और कंपनी के। लेकिन अभी इस कंपनी के देखें तो 2021 में जो लॉस पर शेयर था वो 0.51 था। 2022 में थोड़ा कम हुआ 0.4 पे, 2023 में फिर भर गया और 2024 में फिर कम हुआ। और बहुत ज़्यादा कोई अप एंड डाउन कंपनी के सिनेरियो में नहीं चल रहे हैं।
देखें तो आसपास ही अर्निंग पर शेयर जो है वो चल रही है, बहुत ज़्यादा इसके अंदर गैप नहीं है। ऐसा नहीं है कि कभी प्रॉफिट में अर्निंग पर शेयर 4 पे आ जाए और कभी लॉस पर शेयर जो है वो -3 पे चला जाए। ये जो भी रेड के अंदर है ये लॉस पर शेयर कहलाता है। अगर ये रेड के अंदर ना हो, ये तमाम जो चीज़ अर्निंग्स आ रही हैं ये अर्निंग नहीं कहलाएंगी, जब भी रेड में होंगी तो ये लॉस पर शेयर कहलाएगा। जब ये नॉर्मल कलर में होंगी तो ये ईपीएस कहलाती है, जो कि ये मेंशन है उसको अर्निंग पर शेयर कहते हैं। अच्छा जी, ये रेशोज़ नीचे डिस्कस की गई हैं कि कितनी परसेंट ग्रोथ है या कितने परसेंट ग्रोथ नहीं है। 2024 की जो ग्रोथ कंपनी की दिखाई गई है, अगर हम अर्निंग पर शेयर की ग्रोथ देखें तो वो 41.30% है। ज़ाहिर सी बात है उसने अपने लॉसेस कम किए हैं तो उसी को हम ग्रोथ भी कंसीडर करते हैं। बाकी फाइनेंशियल रिपोर्ट के अंदर ये कंप्लीट आपको यहाँ पे किसी भी शेयर को आप जब स्टडी करेंगे तो डिटेल में आपको यहाँ पे पूरा डाटा अवेलेबल है। इसीलिए मैं हमेशा एक बात कहता हूँ कि पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज को समझने के लिए जो बेहतरीन वेबसाइट है वो पाकिस्तान स्टॉक मार्केट की अपनी ही वेबसाइट है। चलें जी, वापस चलते हैं दूसरे पेज के ऊपर, जो मेन पेज है हमारा। तीसरे नंबर पर पाकिस्तान इंटरनेशनल बल्क टर्मिनल है। अच्छा जी, आज के दिन की अगर परफॉर्मेंस की बात की जाए तो आज के दिन का जो हाई बना वो 21.75 रहा, लो जो रहा 20.80 रहा और आज के दिन की जो क्लोजिंग रही वो 20.90 नेगेटिव क्लोजिंग रही है। सेकंड नंबर पे देखते हैं वॉल्यूम जो मार्केट के अंदर रहा वो 28 मिलियन रहा, कंपैरेटिवली इम्प्रेसिव वॉल्यूम रहा है। और 5 सालों की परफॉर्मेंस में देखें, बल्कि उससे पहले हम 52 वीक्स की रेंज देखें तो हाई 22.97 है जो कि रीसेंट ही है और जो लो है वो 6.89 रहा है। अच्छा जी, ये अब आप ग्राफ देखेंगे 5 सालों का, ये थोड़ा सा इस तरह का ग्राफ है, थोड़ा इजी कर देता हूँ आपके लिए। ये इस तरह का ग्राफ है। अब यहाँ पे अगर हम लो देखें 5 सालों के अंदर 3.75 रहा है और हाई जो है वो 22.97 रहा है। अब यहाँ पे आपने एक चीज़ माइंड में रखनी है, आप अक्सर देखेंगे मैं अपनी वीडियोस के अंदर एक चीज़ लो और हाई की बात करता हूँ। अब लो और हाई आपने किस तरह से डिस्क्राइब करने हैं, ज़रूरी नहीं है कि ये इसका हाई है, यहाँ से ये और ऊपर भी जा सकता है। लेकिन ये सारी चीज़ें डिपेंडेंट होती हैं पाकिस्तान की, मतलब किसी भी कंट्री में आप जब स्टॉक्स में इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो उस कंट्री की पॉलिटिकल सर्टेनिटी और इकोनॉमिक सर्टेनिटी के ऊपर ये चीज़ें डिपेंडेंट होती हैं। अभी क्योंकि तमाम चीज़ें स्मूथ चल रही हैं इसीलिए ऐसे शेयर्स जो कभी मूव नहीं किए थे वो भी परफॉर्म कर रहे हैं। तो आप अभी अपने हिसाब से शेयर्स में दो तरह की इन्वेस्टमेंट आप प्लेस कर सकते हैं। एक लॉन्गर रन के लिए जो प्राइस इंक्रीमेंट दें आपको, दूसरी इन्वेस्टमेंट वो होती है कि आपको डिविडेंड दे, तीसरी इन्वेस्टमेंट वो होती है, एक और ऐड कर देता हूँ, वैसे मैंने दो कहा था, कि आपको प्राइस इंक्रीमेंट भी आए आपके शेयर प्राइस में और आपको डिविडेंड या बोनसेस भी मिलते रहें क्वार्टरली, हाफ ईयरली या ईयरली बेसिस के ऊपर। तो ये आपने डिसाइड करना है कि आपने लॉन्गर रन के लिए इन्वेस्टमेंट करनी है या महाना इनकम भी आपको स्टॉक मार्केट के जो शेयर्स हैं, जो ब्लू चिप्स हैं, उनसे आप हासिल कर सकते हैं। अच्छा जी, 1 ईयर का चेंज देखें तो 157% ऑलरेडी रिटर्न दे चुका है और एयरटेल डेट में 10.99% है। कंपनी प्रोफाइल में आते हैं तो 45% फ्री फ्लोट शेयर्स हैं, इसका मतलब 55% हो जो शेयर्स हैं वो अभी भी कंपनी के पास ही हैं। बाकी ये बेसिक चीज़ें वैसी ही हैं। अर्निंग पर शेयर की अगर ग्रोथ की बात की जाए तो 2022.35 लॉस था, लॉस पर शेयर था और 2023 में और ज़्यादा नेगेटिव हो गया 1.21। 2024 में इसने रिकवर किया और 2025 में फिर लॉस पर शेयर गया। सिर्फ 2024 में हम इसको अर्निंग पर शेयर कहेंगे, बाकी ये तमाम जो तीनों हैं ये तीनों की तीनों लॉस पर शेयर कहलाती हैं, अर्निंग पर शेयर नहीं कहलाएंगी। अच्छा जी, उसके बाद ये सारी ग्रोथ रेशियो वगैरह पहले भी डिस्क्राइब कर चुका हूँ। ये है जी इसकी पूरी की पूरी प्रोफाइल पाकिस्तान इंटरनेशनल बल्क टर्मिनल की। वापस आते हैं जी मेन पेज के ऊपर जहाँ पे हम अगले शेयर को देखते हैं। आई थिंक ये बैंक मकरामा है, BML जी, बिल्कुल बैंक मकरामा है। और इसकी अगर हम देखें जी ग्रोथ
52 वीक्स की रेंज के ऊपर बात करें 2.41 से लेके 8.53 है। और अगर हम 5 ईयर का चार्ट ओपन करें तो जी लो बड़ा इम्प्रेसिव है 1.46 और हाई बहुत ही इम्प्रेसिव है 8.53। तकरीबन कोई 7 to 8 टाइम्स का रिटर्न ये दे चुका है बैंक मकरामा। इस बैंक को मैंने बहुत ज़्यादा स्टडी नहीं किया तो मैं इसके ऊपर कोई अपनी ज़ाती राय आपके साथ शेयर नहीं कर सकता। थोड़ा सा स्टडी करके बैंक्स के ऊपर चीज़ें शेयर करूँगा। आज बैंक के हवाले से एक न्यूज़ भी मैं देख रहा था जिसमें मिनिमम कैपिटल रिक्वायरमेंट जो है वो 6% से कम करके 5% कर दी है। अगर मुझे वो न्यूज़ मिलती है तो मैं उसके ऊपर डिटेल में बात ज़रूर करूँगा। अभी कहीं पे मिली नहीं है मुझे वो न्यूज़ मे बी कल की न्यूज़ सेक्टर के अंदर वो चीज़ें शामिल हो जाएं। तो बाकी मैं बैंक के ऊपर चीज़ें, इस बैंक के ऊपर भी चीज़ें डिटेल में स्टडी करने के बाद आपसे इसके ऊपर डिटेल में डिस्कशन करता हूँ। अच्छा, वीडियो जो है वो थोड़ी सी लंबी हो सकती है, आपने परेशान नहीं होना। बैंक ऑफ पंजाब है जी टॉप 10 के अंदर, आरिफ हबीब है, हैस्कोल है। कल के दिन नेगेटिव था, थोड़ा सा रिकवर करके दोबारा पॉजिटिव हुआ है। FCCL है टॉप 10 के अंदर। हैस्कोल के बारे में यस्टरडे भी बात हुई थी, नॉन कंप्लायंट में होते हुए ये जो है पिछले एक साल में बहुत अच्छा परफॉर्म कर गया है। 1 ईयर की परफॉर्मेंस देखें तो 92% रिटर्न है। जो लो था वो था जी 9.86 के राउंड अबाउट। जो हाई है वो 24 से अबव ही है। 29.30 का हाई ऑलरेडी बना चुका है। क्योंकि लॉन्गर रन का शेयर है इससे ऊपर भी जा सकता है। और अगर नॉन कंप्लाइंट से निकल जाता है, आप ये अंदाज़ा लगा लें हैस्कोल के हवाले से कि अगर ये नॉन कंप्लाइंट में होते हुए जो है 29 या 30 के ऊपर जा सकता है, तो अगर ये नॉन कंप्लाइंट से निकलेगा तो इसकी प्राइस रेंज क्या होगी। मुझे पर्सनली जो लगता है ये नीचे जा सकता है दोबारा। 4 से 5 रुपये का आप माइंड रखें जब भी आप इसके अंदर इन्वेस्टमेंट करें, लेकिन ऊपर जाने के चांसेस जो हैं वो 100 अबव होंगे जब ये नॉन कंप्लाइंट से निकलेगा। फिर आपको बाइंग की अपॉर्चुनिटी नहीं मिलेगी। फॉर द टाइम बिंग नॉन कंप्लायंट में है तो बहुत ज़्यादा रिस्की है, आपकी 100% अमाउंट डूब भी सकती है। दोनों सिनेरियोज आपने अपने माइंड में रखने हैं। अच्छा जी, तो मेन पेज पे चलते हैं। ओहो, ये वापस आ गया है। अच्छा जी, आई डोंट नो व्हाट इज़, ये क्या कर रहा है, एक मिनट रुकिए। अच्छा जी, इंटरनेट में थोड़ी सी डिस्टर्बेंस आई थी जिसकी वजह से वेबसाइट प्रॉब्लम कर रही थी। अच्छा जी, उसके बाद जी FCCL है, थोड़ा सा इसको डिस्कस करते हैं क्योंकि लॉन्गर रन का शेयर है। और अगर मैं इसकी आपको परफॉर्मेंस बताऊं, 52 वीक्स की रेंज जो है वो 36 से 62 के दरमियान है। और 5 ईयर्स की जो रेंज है वो बड़ी इंप्रेसिव होने वाली है। 12 रुपये से 62.84 की रेंज रही है जी। और तकरीबन कोई 5 to 6 टाइम रिटर्न 4G सीमेंट जो है वो दे चुका है। 1 ईयर चेंज की बात करें तो 49.55% रिटर्न रहा। लॉन्गर रन के लिए इंटैक्ट है, लेकिन मेरी पर्सनल ओपिनियन में ऊपर आ चुका है। और जो फ्री फ्लोट है वो भी अच्छी लेवल के ऊपर है, सिर्फ 35% है। ज़्यादा इसको कंसीडर नहीं करेंगे। जैसे कि हमने पहले शेयर्स में देखा तो 85% भी WTL को हमने देखा तो 85% उसकी फ्री फ्लोटिंग थी, जो कि बहुत ज़्यादा कंसीडर की जाती है। अच्छा जी, उसके बाद फाइनेंशियल रिजल्ट्स की बात करें तो कंटिन्यूस ग्रोथ है इसके अंदर, जो कि जाहिर करता है कि वाई अ कंपनी इज़ मूविंग फॉरवर्ड अप। अब यहाँ पे 3.26 से 3.16 एक ईयर में थोड़ा गैप आया। उसके बाद जो 2024 में देखें तो अर्निंग पर शेयर थोड़ी सी इंक्रीज़ हुई 3.35 में, लेकिन 2025 में एक अच्छा इंक्रीज़ आया 5.43 का। और अगर हम इसको परसेंटेज वाइज कैलकुलेट करें तो EPS ग्रोथ 2025 में जो रही वो 62% रही। पे आउट्स के हवाले से बात करें तो कंपनी, हाँ, पे आउट्स के हवाले से भी एक बात दोबारा से बताता चलूँ, कल भी मैंने इसका ज़िक्र किया था और मैं रोज़ इसका ज़िक्र करता रहूँगा कि जो कंपनीज़ आपको क्वार्टरली, हाफ ईयर या एनुअल बेसिस के ऊपर प्रॉफिट दे रही है, इसका मतलब कि वो प्रॉफिट में है।
अगर कंपनी प्रॉफिट में नहीं है तो वो आपको डिविडेंड्स और ये चीज़ें नहीं देती। जैसे हमने WTL के केस में देखा, वहाँ पे पे आउट्स में कुछ भी मेंशन नहीं था। इसका मतलब कि उसने अभी तक डिविडेंड नहीं दिया है अपने इन्वेस्टर्स को। और जो कंपनी प्रॉफिट में होती है, अच्छे प्रॉफिट में होती है, तो वो लायबल है कि वो अपने इन्वेस्टर्स को डिविडेंड दे। जिस तरह इसने अपना जो फाइनल डिविडेंड दिया है वो 12.5% का दे चुका है, जो कि एक पॉजिटिव न्यूज़ है जी इसके हवाले से। फॉर द टाइम बिंग FCCL जो है लॉन्गर रन के लिए, बहुत लॉन्गर रन के लिए अगर आप इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो ठीक है, लेकिन आई थिंक कि इससे बेटर ऑप्शंस मार्केट में मौजूद है। आप एक चीज़ नोट करेंगे, मैं थोड़ा ट्रेडिंग पे कम ही फोकस करता हूँ। कोशिश करूँगा कि मैं ट्रेडिंग के हवाले से भी कोई ऑप्शन हो तो मैं उसको ज़िक्र ज़रूर करूँ। सिनर्जी को टॉप फेवरेट है जी, यहाँ पे मैंने आपको पहले भी ज़िक्र किया था। इसने लास्ट अपना जो मेरे माइंड में जहाँ तक है वो 40 प्लस का अपना हाई बना चुका है। अगर ये उसको बीट करता है तो आने वाले टाइम में ये 100 अबव भी कर सकता है। उसकी रीज़न ये है कि पाकिस्तान की सबसे बड़ी रिफ़ाइनरी है, इसके लेवल की रिफ़ाइनरी दूसरी नहीं है, और इसी वजह से इसके साथ बहुत एक्सपेक्टेशंस भी हैं। और बाकी क्योंकि इसकी जो रिफ़ाइनरी और पेट्रोलियम कंपनी सेम है तो उसके लॉसेस भी इसी के खाते में आते हैं। यस्टरडे भी मैंने इसका ज़िक्र किया था कि अगर तो दोनों कंपनी सेपरेट हो जाती हैं तो दोनों के जो एक्सपेंसेस हैं वो भी सेपरेट होंगे, और इंडिविजुअल लेवल के ऊपर दोनों की बैलेंस शीट और जो भी रिज़ल्ट्स होंगे वो आया करेंगे। उससे इनकी जो अर्निंग पर शेयर है वो भी इम्प्रूव होगी। थोड़ा सा इसको देख लेते हैं कि जी पिछले 1 ईयर चेंज बहुत कम है, 2.59%। इसका मतलब इसने बिल्कुल ना होने के बराबर परफॉर्म किया है। और लेकिन इसी सिनेरियो में अगर आप देखें तो ये परफॉर्म करते ही हैं शेयर्स, ऐसा होता नहीं कि परफॉर्म नहीं करते। यहाँ पे तो आप देख रहे हैं 2.59 7.47%। लेकिन मैं आपको 5 साल का एक ग्राफ दिखाता हूँ, उसमें आपको एक चीज़ बड़ी मज़े की लगेगी। जो इसने हाई बनाया था अपना 5 साल पहले, वो 9 से ऊपर का ही था, कोई थिंक 12-15 का, 12 अबव का ही है। और जो लो बनाया है जी वो तकरीबन कोई 3 रुपये के राउंड अबाउट इसने लो बनाया है। अब अगर 3 रुपये से अभी का भी हम एस्टीमेट लगाएं तो 8 रुपये पे है, तो इसका मतलब कि 200% के राउंड अबाउट तकरीबन 170-180% रिटर्न ये दे चुका है। लेकिन आपने अगर इसको लो लेवल पे बाय किया है, ये लो लेवल आपने हिस्टोरिक डाटा को देखते हुए फाइंड आउट करना है। और ज़रूरी नहीं कि 3 रुपये पे आ गया तो आपको लगा है लो है, ये उससे 1.5 रुपये पे भी जा सकता है, 2 रुपये पे भी जा सकता है, 1 रुपये पे भी जा सकता है। लेकिन आपने उसको कैलकुलेट इस तरह से करना है जिसके ऊपर जाने के चांसेस ज़्यादा हों और नीचे जाने के चांसेस कम हों। अगर फंडामेंटल न्यूज़ ठीक है तो आप उसके अंदर इन्वेस्टमेंट प्लेस कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। फ्री फ्लोटिंग देखें तो बहुत इंप्रेसिव है जी, 25% फ्री फ्लोट है, बहुत ज़्यादा फ्री फ्लोट नहीं है शेयर्स। और उसके बाद जो इशू आता है यहाँ पे जाके कि कंपनी अपने अर्निंग क्या दे रही है। सेल्स की अगर बात करें तो ये ओवरऑल देखें 2022 में 170 मिलियन थी, 2023 में 193 मिलियन रही, 2024 में सेल्स नो डाउट इंक्रीज़ हुई हैं 240 मिलियन, और 2025 में 296 मिलियन सेल्स रही हैं। अर्निंग पर शेयर करें तो एक्सपेंसेस ज़्यादा हैं जी, और टैक्सेशन भी ज़्यादा है, उसकी वजह से जो आपकी अर्निंग है वो इम्पेक्ट होती है। 2022 की अगर हम अर्निंग की बात करें तो वो 0.89 थी, और 2023 की 2.34, और 2024 की 0.18, और इसी तरह 2023 का लॉस पर शेयर था 2.34, और 2025 का लॉस पर शेयर था 0.53। जब प्रॉफिट से नेगेटिव में कोई शेयर जाता है तो ऑब्वियसली उसके ऊपर इम्पैक्ट आता है चीज़ों का, लेकिन फंडामेंटल न्यूज़ के साथ आपने इंटैक्ट रहना है। जब आप इन चीज़ों के साथ इंटैक्ट रहेंगे तो सिर्फ न्यूज़ के ऊपर एक शेयर 3 रुपये से 50 रुपये पे जा सकता है, अर्निंग पे नहीं जा सकता। ये बात आपने अपने माइंड में रखनी है। बाकी चीज़ें आप भी साथ साथ सीखेंगे, मैं भी आपके साथ बात करते करते बहुत सारी चीज़ें सीखता रहूँगा। अच्छा जी, सिनर्जी की भी बात हो गई। अब ये उसको थोड़ा डाउन करें, जो नए इन्वेस्टर्स हैं, जो नए वीडियो देखने वाले हैं, उनके लिए है कि जब आप इसी पहले पेज के ऊपर ही जो डाटा पोर्टल का पेज है इस पर डाउन करेंगे तो यहाँ पे तमाम शेयर्स आ जाएंगे जिसके अंदर जिसने उस दिन के अंदर ट्रेड किया होगा 1 to Z सॉरी, जितने भी शेयर्स हैं वॉल्यूम के हिसाब से आपको यहाँ पे आप इसको देख सकते हैं।
अच्छा जी, अब पाकिस्तान स्टॉक मार्केट के टेक्निकल की तरफ जाते हैं कि आज के दिन टेक्निकल लेवल के ऊपर क्या चीज़ें थी, कहाँ रेजिस्टेंस थी और कहाँ पे स्पॉट मार्केट ने पकड़ी, उन चीज़ों को थोड़ा डिस्कस करते हैं। अच्छा जी, ये टेक्निकल लेवल के ऊपर चार्ट है। थोड़ी सी वीडियो मैंने आपको पहले भी बताया था लंबी हो सकती है, क्योंकि चीज़ों को ब्रीफली डिस्कस करना बहुत ज़रूरी है। अच्छा जी, ये आज के दिन का चार्ट है। आप देख सकते हैं कि शुरू के जो टाइम था मार्केट, उसके अंदर पॉजिटिव ऊपर वाला साइन ही था। ये दोनों एक दूसरे के रिवर्स साइन बने हैं। येस्टरडे मैं इसी के ऊपर बात कर रहा था, ये वाले साइन के ऊपर, कि जब ये वाला साइन बनता है तो मार्केट पॉजिटिव ऊपर वाली साइड पे जाती है। वही रिवर्स साइन मार्केट में बना है, जो बहुत कम होता है। सेम साइन वैसा बन जाए जो कि एक प्रेशर को, टेंशन को दिखा रहा है फॉर द टाइमिंग। और अब यहाँ से देख सकते हैं कि अगला दिन जो है वो यहाँ पे नेगेटिव, अभी तक के साइन के मुताबिक जो है वो ये है कि अगला दिन नेगेटिव हो सकता है, और आपने उसके लिए तैयार रहना है। मार्केट के अंदर अगर तो आपकी बाइंग है तो आप देखें कि कितने परसेंट है। कोशिश करें कि इस तरह के जब सेलिंग प्रेशर आए मार्केट में, फंडामेंटल न्यूज़ आपको कोई मिल जाती है, तो आपने अपनी होल्डिंग्स कम से कम मार्केट के अंदर रखनी है। अगर आप इंडिविजुअल शेयर्स में कर रहे हैं या आपने म्यूचुअल फंड के अंदर, स्टॉक फंड्स के अंदर इन्वेस्टमेंट प्लेस की है, तो उसको मैनेज आपने खुद करना है। अगर आप मैनेज नहीं कर पाते अपनी मसरूफियत की वजह से, तो किसी ऐसे बंदे को साथ रखें जो इन चीज़ों को समझता है। अपना ऑफिशियल एडवाइज़र किसी को हायर करें जो प्रॉपर्ली तौर पे आपके फ़ंड्स को मैनेज कर सकता हो। अच्छा जी, आज के दिन अगर मार्केट का हम देखें, हाई तो 191 है, जैसे कि मैंने वहाँ पे आपको डाटा पोर्टल पे भी बताया था। अगर यहीं से हम बाकी चीज़ों की तरफ देखें कि आवरली चार्ट जो है, थोड़ा सा उधर से भी मैं आपको बता देता हूँ कि ये आप देख सकते हैं कि मार्केट में, थोड़ा सा मैं इसको जूम कर लूँ आपके लिए भी आसानी हो जाएगी, कि यहाँ पे मार्केट इस लेवल के ऊपर, यहाँ से तो पॉजिटिव जा रही थी आवरली चार्ट के ऊपर, लेकिन उसके बाद फिर यहाँ से प्रेशर जब आना शुरू हुआ मार्केट में, तो मार्केट उसको सस्टेन नहीं कर पाई। आल दो प्रेशर उसी चीज़ का था, मॉनेटरी पॉलिसी का। आउट ऑफ द एक्सपेक्टेशन जाके जब कोई चीज़ की अनाउंसमेंट हुई, मतलब उसको उन्होंने चेंज नहीं किया। एक्सपेक्टेशंस थी कि गिर जाएगा, इंटरेस्ट रेट नहीं गिरा, तो उसका इम्पेक्ट आल दो मार्केट के ऊपर आ गया और वो ज़ाहिर भी हो गया। एक सिंपल फिनोमिना आपने याद रखना है कि अगर तो इंटरेस्ट रेट ऊपर जाएंगे तो स्टॉक मार्केट के ऊपर प्रेशर आ सकता है, वो नेगेटिव जाएगी। अगर तो इंटरेस्ट रेट नीचे जाएगा तो स्टॉक मार्केट ऊपर जाएगी। ये किस तरह से है, जब इंटरेस्ट रेट ऊपर जाता है तो लोग अपने पैसे बैंक और सेविंग अकाउंट्स में रख देते हैं ताकि उनको एक प्रॉफिट आता रहे। लेकिन जब इंटरेस्ट रेट नीचे जाता है तो लोग बिज़नेस में पैसा इन्वेस्ट करते हैं, और बिज़नेस वही है जिसके मुताबिक स्टॉक मार्केट चल रही होती है। अगर बिज़नेस नहीं चलेंगे तो स्टॉक मार्केट भी नहीं चलेगी। ये एक सिंपल सा कंपैरिजन है, आप इसको किसी भी स्टॉक मार्केट के अंदर, पाकिस्तान या दुनिया भर की स्टॉक मार्केट के अंदर कंपेयर कर सकते हैं। वीकली चार्ट की बात करें तो जैसे मैंने आपको बताया था कि जो पिछला वीक था, उससे पिछला वीक बहुत ज़्यादा पॉजिटिव था, और उसका इम्पेक्ट अगले वीक में आया ही आया। और जिन लोगों ने एंट्रीज़ की थी म्यूचुअल फंड में, ख़ास तौर पे स्टॉक फंड्स के अंदर, उन्होंने अच्छे पैसे कमाए हैं। और उसके बाद प्रॉफिट टेकिंग बनती भी थी, लेकिन एक कोई ना कोई एक, जब तक हमें साइन मिलता नहीं है, ज़्यादातर लोग यही करते हैं, जब तक कि अपना एक थोड़ा बहुत नुकसान नहीं करवा लेंगे वो मार्केट से निकलते भी नहीं है। मेरा ज़ाती मानना ये है कि अगर आपको थोड़ा बहुत प्रॉफिट हुआ है तो आप उसको बुक करें और एग्ज़िट कर लें टाइमली बेसिस के ऊपर। अच्छा जी, वीकली बेसिस के ऊपर अभी क्योंकि पहला दिन है, तो पहले दिन का साइन जो है वो वही है जो वीकली बेसिस पे बनता है और डेली बेसिस पे बनता है। अब इसके मुताबिक अगला दिन थोड़ा सा प्रेशर हो सकता है। मॉनेटरी पॉलिसी में जो डिसअपॉइंटमेंट हुई है पब्लिक को, इन्वेस्टर को, उसका इम्पेक्ट तो अगले दिन आएगा ही आएगा। अब यहाँ से जो बिल्ड हो रहा है वो है जी मंथली चार्ट। यहाँ पे मंथली चार्ट की अहमियत बहुत ज़्यादा है। वो मेरा दिल है कि वो ख़राब ना हो। अगर तो वो ख़राब होता है तो वो बहुत नेगेटिव साइड पे जा सकता है। वो मैं किस तरह से बताता हूँ आपको, कि अगर तो ये यहाँ तक आके बुक हो जाता है, इसको थोड़ा सा इसमें कलर कर देता हूँ। अगर तो नेगेटिव इम्पैक्ट आता है, और रोल ओवर वीक भी है, हाँ जी रोल ओवर वीक भी है, उसको भी मैं साथ साथ ऐड करता रहूँ। जब रोल ओवर वीक होता है उसका प्रेशर भी मार्केट के ऊपर आता है। एक तो वो है, दूसरा नेगेटिव पॉइंट है मॉनेटरी पॉलिसी, और उसका नेगेटिव इम्पैक्ट। ये दोनों मार्केट के अंदर आने वाले हैं, आपने दोनों को माइंड में रखना है इन्वेस्टमेंट करने से पहले, कल और परसों के अंदर। अब इसके साथ साथ अगर मंथली चार्ट जो है यहाँ पे आके क्लोज़ होता है या यहाँ पे आता है, तो ये नेगेटिव ट्रेंड को दिखाएगा कि अगले मंथ के अंदर प्रेशर आ सकता है।
ये 2 पॉइंट्स आपने अपने माइंड में रखने हैं अगर भी आपने कोई इन्वेस्टमेंट प्लेस करनी है तो। ज़ाती तौर पे मेरी कोशिश ये होगी कि मैं अपनी और अपने इन्वेस्टर्स की जो इन्वेस्टमेंट प्लेस करवाऊँ वो 5 से 10% या 15% करवाऊँ, इससे ज़्यादा इन्वेस्टमेंट प्लेस ना करवाऊँ। तो ये जी बेसिक टेक्निकल वाली बात भी हो गई। अब हमारा तीसरा जो काम है वो है क्या कहते हैं इसको, म्यूचुअल फ़ंड्स को। तो म्यूचुअल फ़ंड की परफॉर्मेंस की तरफ चलते हैं। स्टैंडर्ड पे मनी मार्केट और इनकम मार्केट के रिटर्न्स को थोड़ा सा डिस्कस करेंगे, और जो म्यूचुअल फ़ंड ने रिटर्न दिया है डेली बेसिस के ऊपर तो उसके ऊपर भी बात करते हैं। अच्छा जी, म्यूचुअल फ़ंड के हवाले से मैं हमेशा बताता हूँ जो पहली बार वीडियो देख रहे हैं उनके लिए कि म्यूचुअल फ़ंड एसोसिएशन ऑफ पाकिस्तान, आपने गूगल पे लिखना है, समरी पे आपने क्लिक करना है तो आप इस पेज पे आ जाएंगे। यहाँ पे आपको पूरे पाकिस्तान के तमाम म्यूचुअल फ़ंड्स का डाटा अवेलेबल है। ये आप देख सकते हैं तमाम म्यूचुअल फ़ंड्स के तमाम फ़ंड्स का डाटा आप यहाँ पे डेली बेसिस पे ट्रैक कर सकते हैं, चेक कर सकते हैं, कंपैरिजन कर सकते हैं कि कौन सा फ़ंड बेटर परफॉर्म कर रहा है, कौन सी कंपनी के फ़ंड ज़्यादा अच्छे चल रहे हैं और कौन से अच्छे नहीं चल रहे हैं। आपको किसी एक कंपनी के ऊपर बाउंड रहने की ज़रूरत बिल्कुल नहीं है। बाकी अपना बेनिफिट देखें किस कंपनी में किस तरह से आपको फैसिलिटेट किया जाता है वो भी देखें। लेकिन असल चीज़ आपने जो देखनी है वो ये है कि आप पैसा कितना कमा रहे हैं। आपको जितना भी फैसिलिटेट करें, आपसे आकर ख़ुद कोई फॉर्म साइन करवा कर लेके जाएं, आपको गिफ्ट्स दें, बट एट द एंड ऑफ द ईयर अगर आपको प्रॉफिट नहीं मिलता, दैट मीन्स आपको कोई फैसिलिटेशन नहीं दी जा रही। अच्छा जी, अब यहाँ पे हम आते हैं, क्योंकि मैं स्टॉक फंड्स के अंदर स्टॉक मार्केट में भी शरिया कंप्लाइंट में इन्वेस्टमेंट प्लेस करता हूँ, तो उस हवाले से मैं आपको गाइड कर देता हूँ कि शरिया कंप्लाइंट इक्विटी में आपने क्लिक करना है। तो यहाँ पे आपको जितने भी उसके रेलेवेंट फंड्स होंगे वो यहाँ पे शो हो जाएंगे। अच्छा जी, पहले नंबर पे अलाइड बैंक का जो फ़ंड है ये आ जाता है, वनडे की परफॉर्मेंस में नेगेटिव है। दूसरे नंबर पे आता है AKD, ये भी नेगेटिव है 0.23%। तीसरे नंबर पे अल अमीन इस्लामिक एनर्जी फ़ंड जो है, एनर्जी फ़ंड दोबारा बता देता हूँ, सेक्टर बेस्ड फ़ंड होता है जिसमें कि वो कंपनीज शामिल हैं जो कि ऑयल मार्केटिंग्स, पावर और इस हवाले से जो भी एनर्जी से रेलेवेंट कंपनीज हैं जो उसके अंदर शामिल होती हैं। अगर तो मार्केट इसकी इस पॉजिटिव होती है तो इसके ऊपर अगर पॉजिटिव होगी तो बहुत ज़्यादा ये फ़ंड पॉजिटिव होगा, अगर नेगेटिव होगा तो इन कंपैरिजन बहुत नेगेटिव भी हो सकता है। ये दोनों सिनेरियोज आपने रखने हैं इन कंपैरिजन टू नॉर्मल स्टॉक फंड। इसमें डाइवर्सिफिकेशन बहुत ज़्यादा नहीं होती, एक ही सेक्टर बेस्ड फंड है। बाकी जो नॉर्मल फंड्स होते हैं, स्टॉक फंड्स हैं, उसमें डाइवर्सिफिकेशन होती है, हर सेक्टर में से जो टॉप फंड्स हैं उसके अंदर प्लेसमेंट कर सकती है कंपनी। इसमें डाइवर्सिफिकेशन उस लिहाज से नहीं है। जो भी एनर्जी फ़ंड होते हैं उसमें होता यही है, जैसे मैंने आपको बताया कि एक ही सेक्टर फ़ंड, जो ये सेक्टर बेस्ड फ़ंड होता है, और क्योंकि एनर्जी फ़ंड है तो एनर्जी से रेलेवेंट है। अच्छा जी, नेगेटिव है 0.59%। उसके बाद अल अमीन शरिया स्टॉक फ़ंड जो है ये 0.58% नेगेटिव है। अल हबीब इस्लामिक स्टॉक फ़ंड जो है 0.48% नेगेटिव है। अल मिज़ान म्यूचुअल फ़ंड 0.72% नेगेटिव है, काफ़ी नेगेटिव है जी। और अल फलाह का जो स्टॉक फ़ंड है वो 0.47, जिस तरह आपको मार्केट को आपने देखा कि पूरी की पूरी नेगेटिव थी आज के दिन में, और वो भी आखिरी आधे एक घंटे के अंदर जाके नेगेटिव हुई है। तो उसका इम्पैक्ट आप देख सकते हैं कि तमाम स्टॉक फंड्स नेगेटिव क्लोज़ किए हैं आज के दिन में। अलहमरा का जो स्टॉक फंड है 0.78, और इसी तरह अलहमरा अपॉर्चुनिटी फ़ंड जो है 1.36 नेगेटिव। एटलस इस्लामिक स्टॉक फंड जो है 0.43% नेगेटिव रहा, कंपैरेटिवली कम ही रहा है। और AWT इस्लामिक स्टॉक फ़ंड वो भी 0.44 नेगेटिव। फैसल इस्लामिक स्टॉक फ़ंड की बात करें वो 0.47% नेगेटिव रहा है। फैसल इस्लामिक स्टॉक फ़ंड 2 जो है 0.83% नेगेटिव रहा है। और HBL के फ़ंड्स का डाटा अवेलेबल नहीं है। JS 0.65 है। लकी इन्वेस्टमेंट का डाटा अपडेटेड नहीं है। लकी इन्वेस्टमेंट के दूसरे का भी डाटा अपडेटेड नहीं है। मीज़ान एनर्जी फ़ंड जो है इसका डाटा भी अपडेटेड नहीं है, और मीज़ान इस्लामिक फ़ंड का डाटा भी अपडेटेड नहीं है। ये फ्राइडे के डाटा के मुताबिक अपडेट है यहाँ पे। NBP का जो इस्लामिक स्टॉक फंड है, इस्लामिक एनर्जी फ़ंड है, इनका भी एनर्जी फ़ंड है जी, ये 0.53% नेगेटिव है। और नॉर्मल जो इनका स्टॉक फंड है वो 0.58% नेगेटिव है। NIT का जो स्टॉक फंड है वो 0.51% नेगेटिव है। पाक कतर का भी अपडेटेड यहाँ पे डाटा नहीं है। अच्छा, फिर दोबारा मैं बता देता हूँ, अब जो हम मनी मार्केट और इनकम मार्केट, जिसको हम लो रिस्क भी कहते हैं,
उसमें अब जो रेट ऑफ रिटर्न चल रहा है वो तकरीबन 8 से 12% की ब्रैकेट के दरमियान है। सॉरी, 12% पे चला गया हूँ मैं, 10% की ब्रैकेट के दरमियान है। प्रॉफिट अप एंड डाउन हो सकता है। इन कंपैरिजन टू स्टॉक फंड आपकी प्रिंसिपल अमाउंट सिक्योर रहती है, लेकिन सिक्योर नहीं है। लो रिस्क मेंशन है, तो इसका मतलब कुछ ना कुछ रिस्क है। और कभी कभी पूरे साल में 2 या 3 बार थोड़ी सी नेगेटिविटी आती भी है फंड्स के अंदर, लेकिन वो घबराने की ज़रूरत नहीं है। मेरा पहले भी आपसे एक ही कहना था कि जब भी आपने म्यूचुअल फ़ंड के अंदर इन्वेस्टमेंट करनी है तो आपने अपनी अर्निंग खुद जनरेट करनी है, या अपना कोई एडवाइज़र ऐसा रखें जो आपको पोर्टफोलियो मैनेज करे और आपको साल के अच्छे रिटर्न्स बना कर दे। अच्छा जी, यहाँ पे अब रिटर्न्स किस तरह से बनाने हैं, मैं हमेशा अपनी वीडियो में डेली बेसिस पे बताता हूँ कि आप अपनी जो अमाउंट है वो मनी मार्केट या आम लफ्ज़ों में लो रिस्क फंड में रखें, और जैसे ही अपॉर्चुनिटी आए तो स्टॉक फंड में या इक्विटी फंड के अंदर डाल दें। जैसे ही यहाँ से प्रॉफिट बने आपको 2 या 3%, आप एक महीने के अंदर आपको 1% भी एक्स्ट्रा प्रॉफिट बनता है, इसका मतलब ये है कि 8% के अंदर आप उसको ऐड कर रहे हैं। अगर आपको 12 महीनों के अंदर 12% एक्स्ट्रा प्रॉफिट बना देते हैं, थोड़ा सा ज़्यादा ही बता रहा हूँ मैं आपको, आप उसको 12% को अगर उसमें ऐड करें तो आप 20% तक एनुअल रेट ऑफ रिटर्न जनरेट कर सकते हैं, जो कि बहुत ज़्यादा मुश्किल नहीं है। आपके सुनने में थोड़ा मुश्किल लगता होगा, लेकिन जो लोग फील्ड में काम कर रहे हैं, इन चीज़ों को समझते हैं, वो जानते हैं कि ये रिटर्न्स बनाना मुश्किल नहीं है। अच्छा जी, थोड़ी सी खांसी की वजह से जो क्रिप्टो वाला मामला है उसको आज के दिन के लिए हम पास कर देते हैं, कल के दिन उसको हम कवर करेंगे। आज के लिए बस इतना ही है। आपका कोई भी क्वेश्चन हो आप कमेंट सेक्शन के अंदर मुझसे पूछ सकते हैं। कल इंशाल्लाह कोशिश रहेगी कि टाइमली वीडियो बनाकर मैं वो भी अपलोड कर दूं। और आपका साथ देने का जी यहाँ तक बहुत शुक्रिया। और वीडियो अगर आपको पसंद आती है तो लाइक करना आपने नहीं भूलना है। थैंक यू सो मच।